हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मोहसिन अहमद और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे तो इस चैनल पे आपको कॉमर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी, 11th 12th साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी हमारे। और अभी हम लोगों ने 10th शुरू किया है तो 10th की भी धीरे धीरे हम लोग सारी वीडियोस कवर कर लेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे बायो की हो। ठीक है, तो अगर हम 10th की केमिस्ट्री की बात करें तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो पहला चैप्टर जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल 10th की केमिस्ट्री देखें तो हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है बेटा? टोटल जो हमारे पास हैं वो है 5 चैप्टर हैं, जिसमें से जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, वो यही है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दूसरा जो चैप्टर है हमारा वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तीसरा जो चैप्टर है वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और पांचवा जो है वो पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, और ये जो है पहला जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, एक हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं, कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर नॉर्मल है, कौन से चैप्टर टफ है। ठीक है, ये सब ओवरव्यू लेते हुए फिर हम लोग अपने पहले चैप्टर पे आएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर किस चीज़ से डील करता है, सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो एक ओवरव्यू के तौर पे हमने देखा कि केमिस्ट्री में 10th की केमिस्ट्री में हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिसमें से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि अभी आपकी केमिस्ट्री जो है वो सेपरेट नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेपरेट नहीं है, 10th में एक ही केमिस्ट्री है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो देखो ये 5 मेजर चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर। ठीक है, बाकी ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये थोड़े से पहले और लास्ट वाले थोड़े से ईजी भी है। ठीक है, जो मेजर फोकस, जो मेजर टफ चैप्टर हैं वो हमारे इसमें यहाँ पे हैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर है? तो ये 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं पूरी केमिस्ट्री में, और आज जिसकी हम लोग शुरुआत करेंगे वो है पहला चैप्टर। ठीक है, इससे हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या हमको पढ़ना है, ये चैप्टर पहले क्यों दिया हुआ है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर है? ये चैप्टर दूसरे चैप्टरों से कैसे रिलेटेड है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके बेटा? चलो ठीक है। ओके बेटा, देखो इस चैप्टर में हम पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, ये चैप्टर किस किस चीज़ से डील करता है, क्या क्या इसके अंदर हमको पढ़ना होगा। तो एक चीज़ याद रखो, कभी भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने जाते हो, ठीक है, तो उसका एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। एक आपको आइडिया मिल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, ये चैप्टर कितना बड़ा है और किन किन चीज़ों से डील कर रहा है। तो एक माइंड मेकअप बन जाता है कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वही हम भी लोग करेंगे। पहले देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं या क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। एक ओवरव्यू बनाएंगे। ठीक है, टॉपिक देखेंगे, सब टॉपिक देखेंगे। ठीक है, सीरियल देखेंगे उनका कैसे पढ़ना है, और मैं यहाँ पे सीरियल वाइज ही लिखूंगा कि किस टॉपिक के बाद क्या टॉपिक पढ़ना है हमको, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, और पूरा सीरियल वाइज लिखूंगा और देखेंगे हम लोगों को क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक ओवरव्यू बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको हमको सबको आइडिया मिल जाए कि कैसे इस चैप्टर को डील करना है या कैसे स्टार्ट और ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है बेटा, पहला टॉपिक, ठीक है,
वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, देखो बेटा मैं रिएक्शंस को r की पावर n ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा समय बच जाता है और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। इक्वेशन को e की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी अगर r की पावर n देखते हैं तो समझ जाइएगा वो रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो हमको ये देखना है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें साथ में होती हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन टॉपिक है ये उससे डील करेगा, मतलब कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन टाइप, या हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में ये आपको टॉपिक बताएगा। दूसरा जो है वो है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। मतलब केमिकल इक्वेशन जो है इसमें हम ये देखेंगे कि इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को जो नेचर में या जो लैब में हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम अपनी कॉपी पे या किताबों पे या जनरल नोट कैसे करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इन्हीं केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन में सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, या क्या कैसे डिनोट किया जाता है केमिकल रिएक्शन को, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में देख लेंगे। क्लियर है बेटा? ओके। अगला है देखो, तीसरा टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक मिनट, थोड़ा सा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं लिखूंगा उस चीज़ को मैं डिक्टेट भी कर दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा अगर आपको बोर्ड पे लिखी कोई चीज़ समझ में ना आए तो। और दूसरी चीज़ कि जहाँ हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सारे फ़ैन और सारी चीज़ें बंद हैं, तो पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको डील करना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं, तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़नी है। अब देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जो भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो बैलेंस होनी चाहिए। अब बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है वो जब हम लोग अंदर इसके चलेंगे तब हमको मालूम चलेगा, ठीक है। बेसिकली हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ वाला जितना भी एटम है वो प्रोडक्ट की तरफ वाले एटम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो आपको अभी मैं बताऊंगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा, फिलहाल अभी आप इसे एज ए टॉपिक देख लीजिए, इसके अंदर जब हम लोग चलेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चौथा हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमको ये पढ़ना होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है या कहाँ नहीं हो रही है, या केमिकल रिएक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करती हैं, ठीक है, जिससे हमें मालूम चलेगा कि केमिकल रिएक्शन है भी या नहीं है, या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे, इधर एरो बना देते हैं, उधर जगह कम है, इसके अंदर हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सब टॉपिक देखिए हमें क्या क्या पढ़ने हैं सब टॉपिक्स। इस टॉपिक के अंदर हमको पांच और सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो 5 और सब टॉपिक पढ़ने हैं, तो हम देखेंगे कि क्या क्या सब टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। पहला सब टॉपिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है वो पढ़नी है इवोल्यूशन ऑफ गैस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जब गैस का इवोल्यूशन होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है चेंज इन स्टेट। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है चेंज इन कलर। चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है चेंज इन टेम्परेचर। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है वो पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर है बेटा?
तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है, ठीक है। किसके अंदर? ये प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमको पढ़नी है। तो ये 5 सब टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये सब टॉपिक्स यकीन मानो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं भाई? देखो अभी हमने पढ़ लिया क्या केमिकल रिएक्शन होती हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको बैलेंस करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब बात आती है कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। बेसिकली बेटा 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वही देखेंगे हम कि कौन कौन सी होती है। तो पहले देखो, पहले होगा थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं ना, ताकि यहाँ और अगर हम लोग कुछ लिखें तो उसके लिए जगह बन जाए, ठीक है। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा जो हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 5 तरह की हमको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है और ये पांचों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद हमको जो लास्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ठीक है। कुल मिला के ये 6 टॉपिक हमको पढ़ने हैं और इधर 5 सब टॉपिक्स और इधर 5 सब टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। आपको ये चैप्टर छोटा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ाने में काफ़ी समय लग जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो या अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, एक बात और मेरी सुनिए कि ये चैप्टर सीबीएसई ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्यों रखा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आप समझिए। कि देखिए आपने 9th में अभी तक कोई भी केमिकल रिएक्शन वाली चीज़ केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी है। आप अभी केमिकल रिएक्शन को पहचानते ही नहीं हैं, आप अभी केमिकल इक्वेशन को नहीं पहचानते हैं, ठीक है। और 10th में जो हमारी केमिस्ट्री है वो 80% केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन वाली केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आप केमिकल इक्वेशन को जानते भी हैं, केमिकल रिएक्शन को जानते भी हैं कि नहीं। तो पहले उनको जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही तो हम कहीं आगे जाके इन पे और फर्दर हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो आपका जो 2nd और 3rd चैप्टर है, मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल, और चौथा भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो 3 चैप्टर हैं इसमें पूरी भर भर के एकदम केमिकल रिएक्शंस हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? पहले हमको ये मालूम होना चाहिए भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ये सब हमको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पहला चैप्टर रखा गया ताकि आपको केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन से इंट्रोड्यूस कराया जा सके, ठीक है बेटा। तो आपने देख लिए कितने कुल मिला के हमारे पास 5 ये और 5 ये 10 सब टॉपिक्स हैं और 6 हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आई? ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो साइड में आपको कुछ पिक्चर्स भी नजर आएंगी जो टॉपिक से रिलेटेड होंगी।
तो उस जब आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स नजर आएंगी तो उन पिक्चरों को ध्यान से देखिएगा, वो टॉपिक से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो अगर स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले करे तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जब आप नोट कर लेंगे तब हम अब जो है चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चैप्टर को शुरू करते हैं, समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। बात समझ में आई? ओके। और फिलहाल तो हाँ नोट ही कर लीजिए आप। ओके बेटा, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन। तो अब हम चैप्टर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन। देखो, डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ाना थोड़ा सा अलग मुझे अजीब लगता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे उसी डेफिनेशन को, मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर मैं उस डेफिनेशन को आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, और यहाँ से हमारे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होने जा रही है, ठीक है। चलो, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल, देखो H2, ठीक है, और ये है O2, ठीक है, ये बना 2H2O। देखो बेटा, ऐसी चीज़ें आपने हो सकता है देखी हो सकता है ना देखी हो। तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ कि इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। हालांकि फॉर्मूले आपने देखे होंगे, है ना। हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये है वाटर, ठीक है, वाटर। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, H2O वाटर। अब ये जो आप यहाँ पे 2 देख रहे हो, इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना, ये बैलेंसिंग का टॉपिक है, वो मैं वहीं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन गैस है, ये वाटर है। आप इस बात को समझिए, ये जो एरो है, ठीक है, ये एरो हमको बताता है कि रिएक्शन हो रही है, मतलब ये लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एरो की हेड की तरफ, ये एरो का हेड है, ये एरो की टेल है, जो एरो के हेड की तरफ जो भी मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड लिखे होंगे, मतलब वो बन रहे हैं। किनसे बन रहे हैं? इनसे बन रहे हैं। मतलब ये लोग आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे, इन लोगों को कहेंगे ओल्ड सब्सटेंस। वैसे तो इन लोगों को हम रिएक्टेंट कहते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको रिएक्टेंट बताया नहीं है, क्योंकि पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ओल्ड सब्सटेंस। वैसे इसको रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस। देखो बेटा, वैसे तो इसको प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको हम क्या कह रहे हैं? न्यू सब्सटेंस कह रहे हैं, ठीक है। ओल्ड सब्सटेंस क्यों? क्योंकि पहले ये थे, ये लोग आपस में रिएक्ट किए तो इसका फॉर्मेशन हुआ, तो इसको न्यू सब्सटेंस कह रहे हैं। अब आप इस चीज को समझो कि ये जो एरो है, ये जो एरो है, ये हमको ये बताती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो टेल की तरफ वाले, टेल की तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं, जो भी एटम्स लिखे होते हैं, जो भी कंपाउंड्स लिखे होते हैं, वो जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। और हेड की तरफ जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल या एटम लिखे होते हैं, वो फॉर्म होते हैं, वो बनते हैं, ठीक है। मतलब ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो, प्लस का मतलब ये है कि ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये जब आपस में कंबाइन होंगे या रिएक्ट करेंगे, तो इस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? तो आप देखो कि इन ओल्ड सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस बन गया, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस बन गया। अब एक चीज और ध्यान दो, वैसे तो आप देखोगे कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन जो है एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? एक प्रोसेस है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो, ये एक पूरी केमिकल रिएक्शन है, ये जो मैंने पूरी यहाँ लिख रखी है, ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है,
ठीक है, मैंने एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लिया ताकि आपको समझा सकूं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो कुछ चीजें उससे पहले आप समझ लीजिए, केमिकल रिएक्शन समझने से पहले कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई भी है कि इधर वाली चीजों को हम ओल्ड सब्सटेंस कहेंगे और एरो के हेड वाली चीजों को हम न्यू सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डेफिनेशन समझेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो एरो की हेड की तरफ जो भी चीज लिखी होगी वो फॉर्म हो रही है, वो क्या हो रही है? बन रही है। किससे बन रही है? इन ओल्ड सब्सटेंस से बन रही है। मतलब ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एरो बता रही है कि रिएक्शन हो रही है। क्लियर है बात? अब देखो, तो हमने देखा कि ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ये पूरा केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है जिसमें ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जब ये लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं। देखो, हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सीलेंट फ्यूल होता है। एक्सीलेंट फ्यूल का मतलब ये है बहुत अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर देते हैं तो बहुत अच्छा फ्यूल होता है ये। अब आप देखो, जो भी चीजें फ्यूल होंगी, ठीक है, जो भी चीजें फ्यूल होंगी, जो भी चीजें ईंधन होंगी, वो किससे रिलेट करेंगी? वो रिलेट करेंगी कंबशन से। किससे रिलेट करेंगी बेटा? कंबशन से रिलेट करेंगी। अब आप लोगों को अगर कंबशन ना मालूम हो क्या होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसी भी चीज का जलना, किसी भी चीज का जलना कंबशन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने पेपर में आग लगा दी, ठीक है, कोयले में आग लगा दी, या पेट्रोल का जलना हो गया, या डीजल का जलना हो गया, या कोयले का जलना हो गया, तो ये जो जलने वाली प्रोसेस होती है उसको कंबशन कहते हैं। तो आप देखो, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल होता है। तो फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन का काम क्या होता है? जलना। तो ये कंबशन से रिलेट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो कंबशन से रिलेट कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो फायर से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है बेटा? कहीं ना कहीं वो फायर से रिलेट कर रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, मैं ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, अभी मैं इस पूरे को कंक्लूड करूंगा, वही डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो एक्सीलेंट फ्यूल होता है और वो कंबशन से रिलेट करता है, मतलब जलने से रिलेट करता है। आप देखो कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत जगह यूज किया जाता है, रॉकेट में यूज किया जाता है और भी बहुत जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कंबशन से रिलेट करता है तो कहीं ना कहीं फायर से रिलेट करेगा। ठीक है, कंबशन मतलब फायर, ठीक है, फायर मतलब कंबशन, वो आपस में रिलेट करती हैं। हाइड्रोजन की जो हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली यहाँ पे, एक्सीलेंट फ्यूल होता है, कंबशन होता है, फायर से रिलेट करता है। ठीक है, एक्सीलेंट फ्यूल है, ठीक है, मतलब कंबशन करेगा, मतलब फायर से रिलेट करेगा। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी की बात करें हम, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर होती है। क्या होती है बेटा? सपोर्टर होती है, सपोर्टर टू कंबशन। ठीक है, क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कंबशन को सपोर्ट करता है। आप एक बात को दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी फायर या कोई भी कंबशन का प्रोसेस बिना ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं होता है। अगर किसी भी फायर को या किसी भी कंबशन को, मान लो कहीं आग लगी है और आपने उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी, मतलब उस आग को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वो आग सरवाइव नहीं कर पाती है, वो बुझ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ये है कि वो कंबशन को सपोर्ट करती है। ठीक है, कंबशन को सपोर्ट करती है, और कंबशन को सपोर्ट करने का मतलब ये क्या करती है? कहीं ना कहीं रिलेट करती है, रिलेटेड टू फायर, कहीं ना कहीं ये फायर से रिलेट करती है, कहीं ना कहीं ये आग से रिलेट करती है। देखो, हाइड्रोजन गैस भी कहीं ना कहीं आग से रिलेट करती है क्योंकि वो एक्सीलेंट फ्यूल होती है। ठीक है, ऑक्सीजन फायर को या कंबशन को सपोर्ट करती है तो वो भी फायर से रिलेट करती है। फिर हम आते हैं अपने वाटर की प्रॉपर्टी पे। तो आप देखो, वाटर जो है, वाटर एक फायर एक्सटिंग्यूजर होता है, फायर एक्सटिंग्यूजर होता है। आप देखो, कहीं पे आग लगी होती है, कहीं पे नॉर्मल आग लगी होती है, जैसे जनरल फायर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर नहीं, ऑयल फायर नहीं, जनरल फायर। जैसे मान लो कोयले में आग लगी है, ठीक है, लकड़ी में आग लगी है, पेपर में आग लगी है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे अगर आग लगी हो तो आप क्या करते हो? पानी डाल के आग को बुझा देते हो। तो पानी क्या करता है? पानी की प्रॉपर्टी क्या है? पानी की प्रॉपर्टी है कि फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, जनरल फायर को वो क्या करता है? बुझा देता है। ठीक है,
तो इसकी हाइड्रोजन की सॉरी वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सीलेंट फ्यूल है, कंबशन से रिलेट कर रही है। इसकी प्रॉपर्टी सपोर्टर टू कंबशन है ये, और फायर से रिलेट करता है, ये भी फायर से रिलेट करता है, ये दोनों फायर से रिलेट करते हैं। मतलब ओल्ड सबस्टेंस जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो फायर से रिलेट करते हैं। लेकिन जो न्यू सबस्टेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी ओल्ड सबस्टेंस से एकदम अपोजिट है, एकदम अलग है। क्या है, वो फायर को बुझा देता है। ठीक है, तो ये न्यू सबस्टेंस जो है, ये न्यू सबस्टेंस जो है, ये जिन लोगों से मिलके बना है, जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जिन चीजों से मिलके बना है, उन्हीं से एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी इसके पास है। मतलब जो ये नया सबस्टेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी जो है इन ओल्ड सबस्टेंस की प्रॉपर्टी से एकदम अपोजिट है, एकदम अलग है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही ना? कैसे अलग है देखो, ये भी फायर को सपोर्ट करता है, ये भी एक्सीलेंट फ्यूल होता है, ये भी फायर को सपोर्ट करती है, ये भी फायर से रिलेट करती है, ये फायर को बुझा देता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से एकदम अलग है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप देख क्या रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि ये एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बन रहे हैं, और ओल्ड सबस्टेंस की प्रॉपर्टी से एकदम अलग न्यू सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है। तो इसी चीज को अगर मैं डिफाइन कर दूं, इसी चीज को मैं क्या कर दूं बेटा, अगर डिफाइन करूं क्या, कि केमिकल रिएक्शन जो है इट इज ए प्रोसेस। देखो बेटा, राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं। केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच new substance with new properties are formed। ठीक है, बात समझ में आई? केमिकल रिएक्शन जो है, अब देखो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, अभी मैंने आपको समझा दिया, अब इसी चीज को मैं कंक्लूड करके डिफाइन कर रहा हूं। समझो इस चीज को, बस ये एक लाइन सॉरी 2 लाइन में डिफाइन कर रहा हूं। केमिकल रिएक्शन जो है एक प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। क्लियर है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बनते हैं। ओल्ड सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे एकदम अलग न्यू सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब जो ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बनते हैं और ओल्ड सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज से एकदम अलग न्यू सबस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सबस्टेंस बनते हैं और न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं। देखो, ओल्ड सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको ओल्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे, पुरानी प्रॉपर्टी, पुराने सबस्टेंस की पुरानी प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, ओल्ड सबस्टेंस की ओल्ड प्रॉपर्टी। और ये क्या है, ये न्यू सबस्टेंस है, तो इसकी, ये न्यू सबस्टेंस है तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, न्यू प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन को डिफाइन करा देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ। देखो, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टी के साथ। या इसको और आप एलेबोरेट करके लिख सकते हो, तो कैसे लिख सकते हो, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस बनते हैं, और जो न्यू सबस्टेंस की प्रॉपर्टी रहती है वो ओल्ड सबस्टेंस की प्रॉपर्टी से एकदम अलग रहती है, एकदम न्यू रहती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और हम लेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा कम समझ में आता है। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, उसकी भी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, देखेंगे ओल्ड सबस्टेंस से न्यू सबस्टेंस क्या बन रहा है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम एक बार डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग फटाक से दूसरा एग्जाम्पल तुरंत हम लोग लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन को, उससे भी एक एग्जांपल और जो हम लेंगे उससे भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। एक मीथेन प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 2। देखो बेटा, ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है
ठीक है, इसको CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन बोलते हैं। ठीक है, ये आप जान ही रहे हो, ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये आपके लिए मैं बता दूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो जो भी नए कंपाउंड या नए सब्सटेंस आते जाएंगे ना, मैं आपको उनके नाम बताता जाऊंगा, जिससे कि हो सकता है मेरे बार बार बोलने से आपको याद हो जाए। ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये वाटर है। ठीक है, तो देखो ये रहे ओल्ड सब्सटेंस, ये ओल्ड सब्सटेंस, और ये न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये ओल्ड सब्सटेंस, ये न्यू सब्सटेंस। मैंने क्या बताया था? एरो की हेड तरफ वाले न्यू सब्सटेंस, एरो की टेल की तरफ वाले ओल्ड सब्सटेंस। चलिए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना। तो मीथेन देखो बेटा, अगर आप लोग क्या हमेशा पढ़ते आए हो, ठीक है, नेचुरल गैस पढ़ते आए हो ना, 8th में 9th में हर जगह आप लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते आए हो। ठीक है, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, या किसी भी और भी सब्जेक्ट में। तो मीथेन जो होती है एक तरीके की नेचुरल गैस होती है। क्या होती है बेटा? नेचुरल गैस होती है। अब आप समझ ही रहे हो ये नेचुरल गैस क्या है? ये फ्यूल है। क्या है बेटा? ये नेचुरल गैस जो होते हैं फ्यूल होते हैं। ठीक है, और ये फ्यूल है तो किससे रिलेट करेंगे? ये कंबशन से रिलेट करेंगे, मतलब फायर से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे बेटा? ये फायर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, रिलेटेड फायर से होंगे। ऑक्सीजन आप जानते ही हो क्या करती है? ये सपोर्टिव होती है, सपोर्टिव टू कंबशन। ठीक है, और किसे रिलेट करती है? रिलेटेड टू फायर, रिलेटेड टू फायर। ठीक है बेटा, ओके। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्यूशर देखा होगा, जो आपके स्कूल्स में या मॉल्स में या ऑफिस में रखा होता है। ठीक है, अगर आप स्कूल जाओ तो स्कूल में भी रखे होते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूशर के। तो फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है वो कई तरीके का आता है। ठीक है, वाटर टाइप भी होते हैं, ठीक है, फोम टाइप भी होते हैं, और CO2 टाइप भी होते हैं। तो CO2 भी एक तरीके की ऐसी गैस होती है, ठीक है, जो आग को बुझा देती है। ठीक है, CO2 क्या करती है? अगर आप कहीं पे फायर लगी हुई है, ठीक है, और उसको आप CO2 एक्सटिंग्यूशर से बुझाओगे तो होता क्या है कि CO2 फायर के आसपास, मतलब मान लो कि यहाँ फायर लगी हुई है, ठीक है, ये फायर है। ठीक है, तो अगर आप इसमें CO2 एक्सटिंग्यूशर को अप्लाई करोगे तो CO2 एक्सटिंग्यूशर इसके आसपास क्या करती है? एक कवर बना लेती है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर नहीं जाने देती, मतलब O2 को अंदर नहीं जाने देती। तो ऑक्सीजन जो है फायर को मिलती नहीं है, तो वो बुझ जाती है। मतलब देखो ये फायर है, ठीक है, ये जल रही है, आपने यहाँ पे CO2 वाला फायर एक्सटिंग्यूशर अप्लाई किया, तो CO2 ने क्या किया? ये CO2 है, ये क्या है? ये CO2 है। ठीक है, तो CO2 ने इस पूरे फायर को कवर कर लिया, और जब CO2 ने इस फायर को कवर कर लिया तो अब ऑक्सीजन, ये O2 जो है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीजन अगर किसी फायर को नहीं मिलेगी तो वो बुझ जाती है। तो जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है तो ये वाली फायर जो है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। CO2 क्या करती है? CO2 किसी भी फायर की जगह से ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देती है। अब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है, तो जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है तो ये फायर धीरे धीरे बुझ जाएगी। ठीक है, तो वही काम CO2 करती है। CO2 क्या होती है? एक तरह की फायर एक्सटिंग्विशर होती है। क्या होती है बेटा? फायर एक्सटिंग्विशर होती है। ठीक है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, फायर को बुझा देती है। और अभी मैंने आपको बताया कि CO2 भी वाटर भी क्या होता है? वाटर भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हो कि इधर ओल्ड सब्सटेंस की तरफ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कंबशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सब्सटेंस बन रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल अलग है। ये फायर को सपोर्ट करते हैं दोनों, और ये दोनों फायर को एक्सटिंग्विश कर देते हैं, फायर को बुझा देते हैं। ठीक है,
तो आप समझ सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। ओल्ड सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग है, मतलब न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो ओल्ड सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से अलग है, ठीक है। और यहाँ पे दिख भी रहा है, ये लोग फायर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग फायर को बुझा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये लोग फायर को जलाना चाहते हैं, ये फायर को सपोर्ट करके और ज़्यादा करना चाहते हैं, ये फायर को बुझा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपको डेफिनेशन अब मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, नए सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। न्यू प्रॉपर्टी, ये ओल्ड प्रॉपर्टी, ये न्यू प्रॉपर्टीज के साथ नए सब्सटेंस बनते हैं। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन अब मैंने डिफाइन कर दी अच्छे से, मतलब आपको डेफिनेशन मैंने समझा दी है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो और भी क्या क्या चीजें होती हैं साथ में। देखो अभी तो हमने समझ लिया कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो पुराने सब्सटेंस से नए सब्सटेंस बन जाएंगे, पुरानी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन अब हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन जब होगी तो और भी क्या प्रोसेस होंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम देखेंगे आगे इसी लेक्चर में आगे देखेंगे हम लोग कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि और भी क्या क्या चीजें केमिकल रिएक्शन में होती हैं, ठीक है, नए सब्सटेंस बनने के साथ साथ। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा।